अब तक आखिर बन क्यों नहीं पाई? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो खड़ी व्यवस्था है, ये खड़ी व्यवस्था है, गैर बराबरी की व्यवस्था है। सारी पार्टियां इस देश में चाहती हैं कि ये व्यवस्था ऐसे ही बनी रहे। ये जो काले रंग की है, ये सारे विक्टिम ऑफ द सिस्टम है, इस व्यवस्था के शिकार हैं, ये बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है। तो ये जो बेनिफिशियरी है, ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था ऐसे बनी रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस व्यवस्था को ऐसे करना चाहती है, बराबरी की व्यवस्था करना चाहती है। ये किसी को भी देश में, खासकर इन लोगों को पसंद नहीं है, और इन लोगों को भी पसंद नहीं है, इनको अभी पता नहीं है। तो इन लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए साहब कांशीराम ने 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, उसी समय ये कहा था कि देश में जल्दी ही वो समय आएगा जब इस देश में सिर्फ दो विचारधारा की पार्टी होगी, एक गांधीवादी विचारधारा की या ब्राह्मणवादी विचारधारा की, दूसरी अम्बेडकरवादी विचारधारा की या समतावादी विचारधारा की। ये कांशीराम साहब बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनका विजन था। तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था जब बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनाई थी, और ये कहा था, लेकिन ये हकीकत में ये देखने को मिला देश में कई बार। मैं बताना चाहूँगा कब कब ये प्रयोग हुआ। सबसे पहले 1995 में हुआ, जब बहन कुमारी मायावती जी को हटा करके मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय सारी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, लेफ्ट राइट सभी पार्टियों ने मुलायम सिंह को समर्थन दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। तो पहला मौका 1985 में आया था कि सारी गांधीवादी पार्टियां, सारी ब्राह्मणवादी पार्टियां बहन कुमारी मायावती को हटाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को हटाने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई थी। दूसरा मौका आया 2008 में। 2008 में केंद्र में उस समय यूपीए की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो उस समय अल्पमत में आ गई थी सरकार, क्योंकि यूपीए की 224 सदस्यों वाली सरकार में वामपंथियों के 59 मेंबर थे, जिससे सरकार चल रही थी। 8 जुलाई 2008 को उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। कोई मामला था परमाणु समझौते का अमेरिका से लेकर के, उसके विवाद में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया 8 जुलाई सन 2008 को। तो जब समर्थन वापस ले लिया तो मनमोहन सिंह साहब को अपना विश्वास मत रखा 21 जुलाई सन 2008 को। और जब विश्वास मत की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के 10 मेंबर पार्लियामेंट एब्सेंट हो गए थे, उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया था। और इस तरीके से केवल 4 वोट से मनमोहन सिंह की सरकार बच गई थी। तो इसका मतलब उसे बीजेपी ने बचाया था कांग्रेस को। आपस में एक दूसरे को बचाते रहते हैं। इसीलिए साहब कांशीराम ने जब वाम से बनाई थी तभी कहा था कि ये एक नागनाथ हैं, एक सांपनाथ हैं, और आपस में ये सब मौसेरे भाई हैं। ये इस व्यवस्था के पोषक हैं, और बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। शक्ति परीक्षण में जब विश्वास मत में आपने देखा होगा, बीजेपी के कुछ मेंबर पार्लियामेंट 50-50 हज़ार की नोटों की गड्डियां लेकर के संसद में पहुंचे थे, और वो उछाली गई थी, और आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस खरीद फरोख्त कर रही है, ये खरीद फरोख्त के पैसे हैं। लेकिन रोका किसी ने नहीं, और बीजेपी के 10 मेंबर पार्लियामेंट
एब्सटेन हो गए और उनकी सरकार बच गई। और उस समय अब इस विश्वास मत से ऐसा क्यों हुआ ये भी जानना चाहिए। विश्वास मत से पहले ऐसा माहौल बन गया, जितने लेफ्ट राइट वाले जितनी भी पार्टियां थीं सब ने मिलकर के ये तय कर लिया था कि बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये लगभग तय था कि मनमोहन सिंह की सरकार गिरनी ही थी, ये बिल्कुल तय था। और ये पूरा माहौल बन गया था कि बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए बीजेपी ने ऑक्सीजन का काम किया और बीजेपी ने सरकार बचाई सिर्फ इसलिए कि कहीं मायावती इस देश की प्रधानमंत्री ना बन जाए। तीसरा एक बार और मौका आता है, जो साहब कांसीराम ने कहा था कि ये सारी पार्टियां एक हो जाएंगी, तो इस तरीके से तीसरा मौका आता है सन 2012 में। 2012 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय पूरा माहौल था बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने का। सारे अधिकारी वर्ग, सारा मीडिया, सब कोई ये कह रहा था कि इस बार बीएसपी की सरकार फुल मेजॉरिटी से फिर आने वाली है। तो उस समय कांग्रेस, बीजेपी, इन्होंने अपना वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र किया रातों रात और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। अदरवाइज समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा काम नहीं था, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया था उन्होंने 5 साल कि जनता उनको वोट देती। तो ये जो कार्यक्रम चलाया आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस और सभी जो गांधीवादी पार्टियां थीं, इन्होंने ये देख लिया कि ना तो कांग्रेस जीत रही है, ना बीजेपी जीत रही है, ना समाजवादी पार्टी जीत रही है, तो इनको रोकने के लिए, बहुजन समाज पार्टी रोकने के लिए इन्होंने सब ना अपना वोट ट्रांसफ़र करके मुलायम सिंह को डलवाया था। तो ये 3 वाक़े ऐसे आए हैं कि जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है, ये सुनिश्चित कर दिया है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी का ऐसा मौका आएगा, ये सारे दल एक हो जाएंगे इसको रोकने के लिए। अब सवाल ये है, ये तो रही विपक्षी पार्टियों की, और ये नई बात नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब चुनाव लड़े थे, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया, संसद में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान चलता था, लेकिन उस संसद में बाबा साहब को दोबारा इन गांधीवादी लोगों ने दोबारा चुन करके नहीं आने दिया। कांग्रेस ने 1952 के इलेक्शन में बाबा साहब का जो पीए हुआ करता था कजरोलकर, उससे तोड़ लिया, खरीद लिया और उसे पैसे दे करके और सारी ताकत लगा के बाबा साहब को हरा दिया, उस कजरोलकर को जिताया। 1954 में बाई इलेक्शन हुआ, भंडारा से बाबा साहब फिर चुनाव लड़े, वहाँ से एक दूसरा शूद्र कजरोलकर नहीं, दूसरे शूद्र को वहाँ से चुनाव लड़ा दे करके और बाबा साहब को फिर हरा दिया और बाबा साहब को फिर कभी संसद में नहीं आने दिया, क्योंकि बाबा साहब भी समता, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात करते थे, इसलिए बाबा साहब को भी इन्होंने नहीं आने दिया। साहब कांसीराम ने बामसेफ बनाई। बामसेफ जब बनाई तो ये सोच के बनाई थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इकट्ठा करके सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे। 20 साल तक साहब कांसीराम ने बामसेफ को पैदल चल के ऑफिस जा करके एक एक व्यक्ति को जोड़ करके बामसेफ बनाया। 1986 में 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बन गई और 1984-85 में 1-2 इलेक्शन हुए, जब बहुजन समाज पार्टी की ताकत को पता लगा तो फिर कांग्रेस के माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बामसेफ के 110 लोगों को खरीद लिया, तोड़ दिया।
तो जो संगठन साहब कांशीराम ने ये सोच के बनाया था कि अब इसका उपयोग करेंगे जब सरकार बनेगी, तो फिर इन ताकतों ने उसको तोड़ लिया, रोक दिया। तो ये जो कहने का मतलब ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है, होशियार है, और चालाक और होशियार के साथ साथ में ये गंदी राजनीति भी करते हैं। ये रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, साम दाम दंड भेद, जो इन्होंने ये दिखा दिया है करके। तो इस तरीके से दूसरा एक बताऊं, जो ओबीसी समाज, बाबा साहब के साथ ओबीसी समाज नहीं था, ज्योतिबा फुल्ले के साथ ओबीसी समाज था। ज्योतिबा फुल्ले के बाद साहू जी महाराज ने जो मूवमेंट चलाया उसमें ओबीसी समाज साहू जी महाराज के साथ था। लेकिन साहू जी महाराज ने जब बाबा साहब को मीटिंग में बुला करके, बहुत बड़ी सभा में बुला करके कहा था ओबीसी समाज के लोगों से कि भाई बाबा साहब के साथ चलना, बाबा साहब आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो बाबा साहब का साथ ओबीसी समाज के लोगों ने नहीं दिया। साहब कांशीराम ने ओबीसी समाज को इकट्ठा किया, जोड़ा, और ओबीसी समाज भारी तादाद में जुड़ा। लेकिन फिर इन फिरका परस्त ताकतों ने, इन फिरका परस्त गांधीवादी पार्टियों ने उनको भी गुमराह करके उनको भी तोड़ दिया। तो इस तरीके से कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सही बात और सही काम की, समता स्वतंत्रता बंधुत्व की जो बात करती है बहुजन समाज पार्टी, ये किसी गांधीवादी पार्टी को पसंद नहीं है। ये नहीं चाहते कि सबको हक हकूक अधिकार मिले, इसलिए ये ऐसा होता आया है और ऐसा कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन अब सवाल आता है, ये तो विरोधी पार्टियों का, गांधीवादी लोगों का, ब्राह्मणवादी लोगों का काम है, वो कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए अपनी जगह। क्योंकि मैं सोचता हूं इस व्यवस्था में जो ये बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है, इनको करना चाहिए और वो कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अब सवाल इनका है कि ये क्या कर रहे हैं जो विक्टिम ऑफ द सिस्टम है। इनकी अगर बात करें तो ये भारी तादाद में गुमराह हैं। इनके छुटभइये नेता सब इनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज जितने भी SC ST OBC के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो MLA MP हैं, बीजेपी के साथ, NDA के साथ, वो सब के सब समाज की गद्दारी कर रहे हैं। ये दलाल हैं, ये पिट्ठू हैं, औजार हैं समाज के। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तीसरी बात कि बहुजन समाज पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का संगठन क्या कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो जो अपना काम कर रहे हैं, दुश्मन तो अपना काम करेगा, अपनी चाल चलेगा, क्योंकि सत्ता कोई आराम से देने वाला नहीं है। कबीर साहब ने कहा था कि कोई काऊ को राज न देही, जो लेही निज बल से लेही। कि ये सत्ता और शासन कोई आराम से देने वाला नहीं है, इसके लिए अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, अपना बल पैदा करना पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, संगठन के लोग क्या कर रहे हैं, मैं इन पर भी आना चाहूँगा, क्योंकि मैंने वाम सेव के माध्यम से संगठन में 30-35 साल से मैंने काम किया है और आज भी कर रहा हूँ। तो मुझे हकीकत और सच्चाई पता है। इसलिए SM न्यूज़ के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहन कुमारी मायावती की संगठन की मीटिंग 100 मीटिंग अटेंड की हैं, केवल संगठन के बारे में, जिसमें बहुत सारी क्लोज डोर मीटिंग थी, जिसमें मीडिया और कोई अलाउड नहीं होता था। उन मीटिंगों में बहन जी ने हमेशा कहा कि जो संगठन बनाना है, विधानसभा का जो संगठन बनाना है, जो बूथ कमेटी बनानी है, वो बंद कमरे में कैडर दे करके बनानी है, लोगों को विचारधारा से जोड़ना है,
उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से जोड़ना है। और मेरा अपना मानना है, मैंने ये प्रैक्टिकल दिल्ली में किया। दिल्ली में जब मैं काम कर रहा था सन 2000 से लेके 2008 तक, दिल्ली में हमने हर विधानसभा में कई कैडर लगाए थे माननीय सीपी सिंह जी के साथ में, और उसका रिजल्ट ये रहा कि दिल्ली में करीब 15% वोट 2008 में मिला था विधानसभा में, और आज वो शायद 1-1.5% रह गया है। तो बहन कुमारी मायावती ने हमेशा कहा है कि कैडर के माध्यम से जो बूथ कमेटी बनानी है और बंद कमरे में कैडर देके महापुरुषों की विचारधारा को समझा के बता के बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बताकर समझाकर बताना है। अगर हम विचारधारा समझा के बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार अगर हमने ऐसी बूथ कमेटी बनाई होती तो बहन कुमारी मायावती बहुत पहले प्रधानमंत्री बन गई होती। लेकिन हमारे जो कोऑर्डिनेटर, हमारे जो प्रभारी, हमारे जो जिलाध्यक्ष, जिले के संगठन के लोग, मैंने नहीं देखा कि कभी इन्होंने कोई कमेटी का सत्यापन किया हो, कमेटी को वेरीफाई करने कभी ये सेक्टर में या बूथ पे गए हो। सब कागजों में जमा हो जाती हैं। मैंने खुद देखा है, जो बूथ कमेटी बनाई जाती हैं 90% लोग चुनाव वाले दिन मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो पैसे बहुत मांगते हैं। अगर जिले के लोग और जिला के ऊपर जो कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो प्रभारी लगे हुए हैं, ये लोग अगर महीने में एक दिन बूथ कमेटी वेरीफाई करने बूथ पे चले जाएं, सेक्टर में चले जाएं, विधानसभा में चले जाएं, रोज की नहीं कह रहा, महीने में सिर्फ एक दिन अगर ये बूथ कमेटी वेरीफाई करना शुरू कर दें तो मेरा अपना मानना है, ये मैं पूरा 100% गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि अगर हमारी बूथ कमेटी सही बना लेंगे, जिस इलेक्शन में बूथ कमेटी हमारी सही बन जाएंगी, उसी इलेक्शन में बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी कमी है हमारे संगठन के लोगों की, बहन कुमारी मायावती की नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा है कि कैडर दे करके बूथ कमेटी बनानी है, संगठन का काम कैडराइज्ड लोगों को रखना है। लेकिन आज तक हमने किसी प्रभारी को नहीं देखा, किसी जिलाध्यक्ष को, किसी जिले के उसको नहीं देखा, किसी कोऑर्डिनेटर को नहीं देखा कि उन्होंने कभी बंद कमरे में कैडर दिया हो। अब मुझे नहीं पता वो कैडर क्यों नहीं देते। हो सकता है उनको कैडर ना आता हो सकता है वो ना देना चाहते हो सकता है किसी कैडर देने वाले को आगे नहीं लेना, ये कारण उनको वो ज़्यादा बेहतर जानते, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता। तो अगर ये कोऑर्डिनेटर कैडर लेना शुरू कर दें, ये जिले के पदाधिकारी हैं कैडर लेना शुरू कर दें, तो कैडर के माध्यम से जो जुड़ेगा, मेरा इस बात की पूरी 200% गारंटी है कि अगर हम कैडर दे करके जोड़ेंगे, जिंदगी भर वो कहीं दूसरी पार्टी में जा नहीं सकता, जिंदगी भर बूथ कमेटी पे बैठने के लिए पैसा नहीं मांगेगा, भागेगा तभी, पैसा तभी मांगेगा जब हम उसे विचारधारा से नहीं जोड़ेंगे। और विचारधारा जब तक समझ में नहीं आएगी तो चाहे हमारा बूथ का पदाधिकारी है, चाहे हमारा जिले का है, चाहे विधानसभा का है, चाहे मंडल का है, चाहे हमारा एमएलए है और एमपी है। एमएलए एमपी भी इसलिए बिकते हैं ज़्यादातर क्योंकि वो विचारधारा से नहीं जुड़े होते। जिस दिन विचारधारा के साथ में संगठन बनेगा, विचारधारा जिनको समझ में आ जाएगी, जिसकी विचारधारा एक बार समझ में आ गई, वो कभी संगठन के साथ बगावत नहीं करेगा, कभी संगठन को छोड़ के नहीं जाएगा, कभी संगठन के विरोध में काम नहीं करेगा। ऐसा मेरा निजी अनुभव है। मेरे पास बहुत लोग आए, क्योंकि मैंने भी बहन कुमारी मायावती जी के और बहुत सारे कैडर हमने अटेंड किए हैं, तो मुझे मालूम है। मुझे बहुत लोग आए, दिल्ली में भी आए, अभी भी आते हैं
कि आपने 30-35 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किया, आपको क्या मिला? आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको प्रदेश का ये बना देंगे, हम आपको नेशनल लेवल पे ये बना देंगे। और मैंने अगर कैडर ना लिया होता तो शायद मैं भी कब का बिक गया होता, किसी के साथ भी चला गया होता। लेकिन विचारधारा मेरी समझ में आ गई है, और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, नौकरी भी करते हैं और व्यवसायी भी हैं, जो कैडर के माध्यम से जुड़े हैं, कभी हिले नहीं और कभी वो विरोध में नहीं बोलते, हमेशा बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने की बात करते हैं, चाहे उन्हें पद मिला या नहीं मिला, कुछ मिला या नहीं मिला। तो इसलिए हमारे जो पदाधिकारी हैं, और कमी मैं नीचे वालों की कम मानता हूं, कमी मैं ऊपर वालों की ज़्यादा मानता हूं। खास करके जो कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं और जो प्रभारी हैं, अगर, क्योंकि काम का सिस्टम ऊपर से नीचे चलता है। बहन जी जो काम बताती हैं, बहन जी चेक भी करती हैं, लेकिन वो सब फर्जी कागज जमा करा दिए जाते हैं, फर्जी बूथ कमेटी। अगर मंडल के लोग टारगेट दें और वो खुद चेक करना शुरू करें कि हर विधानसभा में ज़्यादा नहीं, वो 10 बूथ कमेटी चेक करना शुरू कर दें। जिले के लोग एक विधानसभा में 25 बूथ कमेटी चेक करना शुरू कर दें, और जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं वो सारी की सारी बूथ कमेटी, शादी भी नहीं तो 50% अगर बूथ कमेटी चेक करना शुरू कर दें, तो कभी बूथ कमेटी फर्जी नहीं बनेगी। लेकिन मैंने देखा है कोई कोऑर्डिनेटर आज तक, मैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी देखा है, दिल्ली में जब तक मैं था, मैंने अपने चार्ज में हमेशा जा करके कमेटी बनाने की कोशिश की और बनाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं, यहां मैंने काम भी किया है, कोई कोऑर्डिनेटर आज तक किसी बूथ कमेटी को चेक करने नहीं आया। बूथ कमेटी तो छोड़ो, विधानसभा की कमेटी तक चेक करने नहीं आते, सिर्फ कागजी हो जाती है। हमने भी बनाई है, हमने भी दी है, जैसी बन के आती हैं, मीटिंग होती है पूरे एक जिले की या 2 जिले की या मंडल की, वहाँ कागजों में कमेटी जमा हो जाती हैं। वेरीफाई आज तक किसी ने नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया कि ये लोग हैं भी नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ चलो आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली जाने को, आप अपने ऑफिस में, आप अपने स्टाफ में टेलीफोन से ही चेक कर लें, इसमें टेलीफोन नंबर भी दिए होते हैं, टेलीफोन से ही अगर बात कर लें कि भैया आप इस बूथ कमेटी में मेंबर हो, नहीं हो, पता है नहीं है, मैं कह रहा हूँ 90% हकीकत उसी से पता लग जाए। लेकिन ना तो कोई जिले का अधिकारी इस काम को करता है, ना कोई मंडल का करता है, ना कोई विधानसभा का करता है। तो ये जो विडंबना है, बहन कुमारी मायावती क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन पाई, ये कारण हमारे संगठन की ये कमजोरी है। और अगर हम बामसेप की भी बात करें, क्योंकि मैं बामसेप का पदाधिकारी रहा हूं, तो बामसेप की बात करना भी जरूरी है। बामसेप के लोग खास करके हमने देखा है बहुत ही ज़्यादातर क्या कहें इनको, एक तरीके से लालची है या मौका परस्त हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के आगे पीछे घूमते रहेंगे। पहले तो ऑब्जेक्शन करते हैं बहुत सारे आज भी कि बामसेप ख़त्म कर दिया, बामसेप कहीं प्रदेश लेवल पे नहीं है, बामसेप के लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा, बामसेप के लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, ऐसा ज़्यादातर कहा जाता है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बामसेप के लोगों को पूछ होती है। पूछ कब होती है? जब वो काम करते हैं। जब हम काम नहीं करेंगे, उन नेताओं के आगे पीछे घूमेंगे, तो फिर आपको कौन पूछेगा और क्यों पूछेगा? बामसेप के लोग मैंने देखा है अपना काम नहीं करते। आप बूथ कमेटी बनाएं, कैडर दें जा करके बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, लोगों से मिलें, गांव में जाएं। मैं यहाँ
गौतम बुद्ध नगर में कम से कम पिछले चुनाव में 200-300 गांव में हम और हमारी टीम के लोग गए, उनसे संपर्क किया, तो हमें हकीकत सच्चाई पता लगती है कि वोटर क्या चाहता है। हम उनको समझाने का काम कर सकते हैं, हमने किया है, लेकिन वाम सेब के हमारे जो पदाधिकारी बन जाते हैं वो अपना काम नहीं करते, और ज़्यादातर को तो मैंने देखा है कि उनको कैडर खुद ही नहीं पता। और पार्टी के ज़्यादातर पदाधिकारियों के साथ भी यही दिक्कत है कि उनको कैडर नहीं पता। चाहे कैडर की बात करें, चाहे मीटिंग की बात करें, उनका सब जगह वही भाषण होता है। कैडर की बात मैंने आज तक नहीं देखी कि किसी ने कैडर की बात की हो, समझाया हो, कैडर के तरीके से विचारधारा को बताया हो। तो इसलिए वाम सेब के जो लोग हैं ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते। अगर ईमानदारी से वाम सेब के लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो बहुजन समाज पार्टी का काम भी आगे बढ़ेगा और वाम सेब के लोगों को मान सम्मान भी मिलेगा। तो इस तरीके से मेरा अपना मानना है कि संगठन की बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे अंदर। नेतृत्व को हम किंतु परंतु करते रहते हैं, और ख़ास करके हमारा बुद्धिजीवी वर्ग के आज में भी ज़्यादातर बुद्धिजीवियों की राय यह है कि वो राजनीति से नफरत करते हैं। हमने बहुत सारे सोशल प्रोग्रामों में देखा है, दर दर देखा है, जरा सी कोई राजनीति की बात आई तुरंत 10 आदमी खड़ा हो जाएंगे, राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीति की बात मत करो, धर्म की बात करो, समाज की बात करो। तो इन्हें राजनीति से आज भी नफरत है कि हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो ये मानसिकता भी दूसरे लोग भरते हैं इनके अंदर। तो इन चीज़ों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और बुद्धिजीवी वर्ग से खास करके मेरा निवेदन है कि जो सबसे ज़्यादा नकारात्मकता अगर आज फैला रहा है तो बुद्धिजीवी सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहा है। तो ये नकारात्मक सोच है, क्योंकि सारी जो गांधीवादी पार्टियां हैं, ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, वो तो बहुजन समाज पार्टी के कारवां को, बाबा साहब के कारवां को रोक रही हैं और रोकेंगी, उनका रोकने का काम है। लेकिन हमारे जो लोग हैं जिन्हें इनका विरोध करना चाहिए, इनका सामना करना चाहिए रोकने वालों का, लेकिन उनका सामना न करके ये कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उन्हीं के साथ खड़े हुए मिलते हैं। उन्हीं की जो बात, उन्हीं के सवाल जो कहीं फैक्ट्री में बन के आते हैं, वही सवाल मैं इंडिया के कई जगह गया, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गया, वहाँ हर जगह यही सवाल, एक जैसे सवाल कि मायावती पैसे मांगती है, मायावती टिकटें बेचती है, मायावती ये करती है। एक जैसे सवाल मायावती ने उस मिश्रा को गोदी में बिठा लिया। एक जैसे सवाल पूछने का तरीका भी एक जैसा। इसका मतलब इनके मौलिक सवाल किसी के नहीं हैं। अगर मौलिक सवाल होते तो सवाल अलग होते, उनके पूछने का तरीका अलग होता। तो ये जो सवाल हैं सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, चलते हैं, ये कहीं इनकी कुकिंग फैक्ट्री है, वहाँ से बन के आते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके दिमाग में ठूंसे जा रहे हैं और वो उनको सही मान के उसको प्रसारित कर रहे हैं। इन पे चिंतन मनन करना चाहिए पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को। तो इस तरीके से ये सारा माहौल है, ये कारण है जो मैंने बताए हैं। इसमें हमारे सिस्टम का भी कहीं न कहीं फेल्योर है, और जो विरोधी पार्टियां हैं उनका काम है रोकना, वो रोक रहे हैं, साम दाम दंड भेद, वो उसमें सफल हो रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था, साहब कांसीराम ने, कि भारत की मजबूरी है, कांसीराम जरूरी है, भारत की मजबूरी है, बीएसपी जरूरी है। और ये मात्र नारा नहीं था, ये उत्तर प्रदेश में 3 बार बहन कुमारी मायावती ने करके दिखा दिया। मजबूरी किसकी रही? भाजपा की। 3 बार मजबूरी रही, 3 बार भाजपा ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया और चौथी बार पूरी मेजॉरिटी की सरकार बनी। तो ये देश की मजबूरी है। मैं आज नारा दे रहा हूं कि ये भारत की मजबूरी है, बहन मायावती जरूरी है। और मुझे ऐसा विश्वास है, पूरा विश्वास है
कि ये नारा मेरा एक दिन साकार होगा। ऐसी मजबूरी 2008 में जैसी मजबूरी पैदा हुई थी, वो मजबूरी फिर पैदा होगी इस देश में कभी न कभी, और बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री अवश्य बनेगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है, और विश्वास मैं 3 बार देख चुका हूँ। इस आधार पे कह रहा हूँ, ये विश्वास मेरा हवा में नहीं है, ये नारा मेरा हवा में नहीं है, ये नारा जरूर काम करेगा। मैं निवेदन करता हूँ सभी बुद्धिजीवियों से और पार्टी के जो हमारे जिला के और मंडल के जो कोऑर्डिनेटर और पदाधिकारी हैं कि अगर अगले चुनाव तक वो बूथ कमेटी का सत्यापन करना शुरू कर दें अपनी अपनी लेवल से, तो अगले चुनाव में बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्या करना है इसके लिए, चूंकि समय काफ़ी है, इसके लिए क्या करना है, मैंने 20 जून को कुछ सुझाव रखे थे क्या करना है, और छोटे से 2 काम हैं, रीच दी वोटर और टीच दी वोटर। रीच दी वोटर, टीच दी वोटर के वोटर के पास जाना है, वोटर को समझाना है। जिस दिन हमारे संगठन के लोग ये छोटे छोटे 2 काम कर लेंगे, उसी दिन हमारी सरकार बन जाएगी। तो हमारा सभी दर्शकों से निवेदन है कि 20 जून का जो एसएम न्यूज़ का लाइव कार्यक्रम था उसको देखें। उसके बाद 4 जुलाई का जो कार्यक्रम था कि बहन कुमारी मायावती आराम से देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, कैसे बन सकती हैं, ये विस्तार से उसमें चर्चा की गई है। दोबारा मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि 4 जुलाई के हमारे एसएम न्यूज़ की चर्चा को और 26 जून की चर्चा को अवश्य एक बार देखें, और इस उम्मीद के साथ कि अगर हमारे बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर समझ जाएंगे, और इससे अच्छा समय आने वाला नहीं है। अभी जो समय चल रहा है खास करके बहुजनों के लिए, SC ST OBC के लिए और माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, अगर अभी भी आंखें नहीं खुली हमारे लोगों की, तो फिर आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगी। हमारी गर्दन पकड़ के आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि बुढ़े, तैने तो बाबा साहब और महापुरुषों के संघर्ष के फल लेकर के मौज मस्ती मटर मस्ती में ज़िंदगी गुजार ली, और तूने मेरे लिए क्या किया? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि पे बैक टू सोसाइटी काम करना है। पे बैक टू सोसाइटी कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कौन सा पद मिलेगा, इस अगर हम भावना को छोड़ दें कि मुझे क्या मिलेगा, साहब काशीराम को क्या मिला जिंदगी भर, अगर हम इस भावना को छोड़ के कि मुझे क्या मिलेगा, अगर हम पे बैक टू सोसाइटी जो वामसेप का एक सिद्धांत है उसके आधार पर अगर हम काम करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगी। मैं इसी के साथ आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, एसएम न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि ये चर्चा को इन्होंने शुरू किया, बढ़ाया, और मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि इस चर्चा को सुना, और इस निवेदन के साथ कि आप लोगों का पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम करने का शुरू होता है। अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।